So, good afternoon, students. In today's lecture, we are going to discuss about primary screens. So, in today's lecture, we are going to discuss about primary screening. What is primary screening? And screening and hits to leads मध्ये हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग. सो प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होती है? अब हमने इससे पहले कोई हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग करके एक टेक्निक पढ़ी थी. तो इसी टेक्निक को हमको फिर से दोहराना है. हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है उनमें से हमको एक्चुअल हमारा टारगेट हिट या फिर कंफर्म कंपाउंड जो कि हमारे टारगेट को हिट कर सके, उसको हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है. हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स रह सकते हैं. हम क्या करते हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग की मदद से उन सबका एनालिसिस करते हैं, क्या ये स्पेसिफिक कंपाउंड हमारे टारगेट को हिट कर सकता है. अब यहाँ पे आगे जो भी हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो है बहुत सारे पॉइंट रिपीट हो गए, तो मे बी आपको थोड़ा बोर हो सकता है. सो प्राइमरी स्क्रीन इज डिजाइंड टू रैपिडली आइडेंटिफाई हिट्स फ्रॉम द कंपाउंड लाइब्रेरी. अब हमारे पास कंपाउंड लाइब्रेरी है, कोई ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, उसमें से हमको क्या करना है, जो भी रैपिड हिट करेगा हमारे टारगेट को, उस कंपाउंड को स्पेसिफिकली हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है. सो द प्राइमरी स्क्रीन इज डिजाइंड टू रैपिडली आइडेंटिफाई हिट्स फ्रॉम कंपाउंड लाइब्रेरीज. So primary screening allows direct high throughput binding measurement of the small compound without a need for labeling. यहाँ पे कोई लेबलिंग की जरूरत नहीं होती है. वेरियस वेल्स में हम क्या कर सकते हैं, वेरियस वेल्स को नंबर दे सकते हैं. अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास प्राइमरी स्क्रीन में कोई वेल्स हमारे पास होती है. ऐसे वेल्स मतलब जैसे छोटा छोटा खांचा जिसको बोलते हैं हमको, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंपाउंड जो है कंपाउंड डाल सकते हैं. उसके बाद ये स्क्रीनिंग होने के बाद उस कंपाउंड को हम किसी फ्लोरोसेंट से या फिर किसी अदर ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल से, जैसे कि कोई टैगिंग, उसको क्या कर सकते हैं हम, कोई कलर से या फिर कोई फ्लोरोसेंट से हम टैग कर सकते हैं. मतलब इन दोनों की बाइंडिंग होने के बाद हमको कोई फ्लोरोसेंट दिखे या फिर अदर कोई रिएक्शन से हम उसका उनका स्पेसिफिक आइसोलेशन या ये कर सके. जस्ट वेट. सो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमारे जो भी कंपाउंड्स है उसका प्राइमरी स्क्रीनिंग करना है. ये सब हमने हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में पढ़ा था. अब वही टेक्निक्स हमको क्या करनी है, दोहरानी है प्राइमरी लेवल पे. अब इसको प्राइमरी स्क्रीनिंग क्यों कहा, प्राइमरी स्क्रीनिंग इसीलिए कहा कि हमने इसको सिर्फ बेसिक लेवल पे जो भी हमारे हिट्स है और टारगेट्स है हमारे, उनको क्या क्या हमने कंबाइन किया और उससे कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमारा ड्रग ऑफ इंटरेस्ट था उसमें से आइडेंटिफाई किया. उसके बाद में कोई वैलिडेशन किया, फिल्टर किया उसको, और हमारा टारगेट प्रॉपरली वहां से आइडेंटिफाई हुआ. हमारा टारगेट कंपाउंड जो स्पेसिफिक टारगेट को हिट करता है वो कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई किया. इससे क्या हुआ, इससे हमको आगे सेलुलर लेवल के लिए, मतलब अभी हमने क्या किया, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, एक वेल्स में एक्सपेरिमेंट किया, मतलब पूरी की पूरी कंडीशंस हमने आर्टिफिशियली डेवलप की थी. तो उसके बाद इन विट्रो, ये जो टेक्निक है ये कौन सी टेक्निक थी, हमारी इन विट्रो टेक्निक थी. मतलब यहाँ पे हमने सभी जो प्रोसीजर्स थे वो प्रोसीजर्स कहाँ पे फॉलो अप किए, लैब कंडीशंस में. अब इसी रिजल्ट का सहारा लेके ये सब क्या करना है हमको, इन विवो कंडीशंस में, सेल कंडीशंस में या फिर हमारे मॉडल्स ऑर्गेनिज्म में, इनको क्या करना है हमको, स्टडी जो है स्टडी करना है. सो इट रिड्यूस द फॉल्स पॉजिटिव. अब क्या हो सकता है, अब हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में क्या हम एक कंपाउंड एनालाइज करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. हम मल्टीपल कंपाउंड्स मल्टीपल कंडीशंस में, एक ही कंपाउंड की बहुत सारी कॉपीज हमारे पास रहती है. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं, जीरो के बराबर रहते हैं. समझो, अगर हमने कोई कंपाउंड हमको आइडेंटिफाई करना है, तो इस कंपाउंड की समझो हमने एक कॉपी या फिर एक यूनिट कंपाउंड हमने क्या किया, टारगेट पे हिट करने के लिए रख दिया. इसने क्या किया, अब कोई कंडीशन चेंज हुई होगी, कोई फ्लक्चुएशंस हुए होंगे, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से इसने इसको हिट कर लिया. पर इसके बाद इसके पास एक्चुअली एबिलिटी नहीं थी कि उस टारगेट को हिट कर सके. सो हमने क्या किया, क्या वेरियस कंडीशंस का टारगेट टारगेट पे जाके इम्पैक्ट करने का इफेक्ट हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड लिए, बहुत सारे टारगेट हमने यहाँ पे लिए,
और बहुत सारे कंपाउंड्स और बहुत सारे टारगेट को एक दूसरे के ऊपर हिट किया। तो यहाँ पे जो फॉल्स पॉजिटिव था ये जो है वो गलत तरीके से आया था, क्योंकि ये जो हमारा कंपाउंड है वो टारगेट को हिट नहीं कर सकता, ये इसकी एबिलिटी नहीं है उसके टारगेट को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया था हमारा, ये क्या आया था हमारा फॉल्स पॉजिटिव। तो इससे हमको क्या पता चला कि रिजल्ट की एक्यूरेसी यहाँ पे पता चल गई। सो इट मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कंफर्म हिट। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड हम एक ही बार में स्क्रीन करते हैं, तो हमारे कंफर्म्ड हिट मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो इट गिव्स क्वालिटी डेटा का ये हमको क्वालिटी डेटा ये हमको देता है। So hit rate typically ranges between 0.1% to 5%। जो हिटिंग की रेट है क्या ये 100% होती है? तो हर बार ये 100% नहीं होती है, ये 0.1% से लेके 0.5% तक ये हिट जो है वो वेरी होती रहती है। मतलब थाउजेंड्स कंपाउंड, अगर हमने 100 कंपाउंड लिए तो उसमें से हो सकता है कि एक भी कंपाउंड का हिट ना हो, या फिर 5% कंपाउंड का हिट हो, या फिर उनके बीच में। पर ये जो रेंज रहती है ये लगभग लगभग सेम रहती है, क्योंकि कंपाउंड्स अगर इतने ज्यादा है तो उसमें से हीट करने वाले स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है हमको। तो क्या होगा जो रेट ऑफ सक्सेस है उनमें से रेट मिलने का बहुत कम होगा। सो नंबर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायनेमिक रेंज ऑफ गिवन एसे। अब ये नंबर जो है वो किस तरीके से वैरी हो सकते कि हमने उनको कैसे कैसे कंडीशंस में रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब नंबर जो है वो वैरी हो सकते हैं। अगर कोई वेल हमने लो टेम्परेचर पे रख दी, कोई वेल हमने हाई टेम्परेचर पे रख दी, किसी जगह पे पीएच का फ्लक्चुएशन हुआ, किसी जगह पे पीएच और ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट अलग अलग रही, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हीटिंग रेट जो है वो वैरी हो सकता है। सो प्राइमरी स्क्रीन में ये इंपॉर्टेंट है कि dependent on dynamic range of the given assay, heat range are typically varies. So typical primary screens are initially runs in multiplates में रन होते हैं, और सिंगल कंपाउंड कॉन्सेंट्रेशन या मल्टी कंपाउंड कॉन्सेंट्रेशन से ये रन होते हैं। सो रीडआउट्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंट एक्टिविटी, मतलब इस होल हमारे मल्टीप्लेट्स में से कितने परसेंट कंपाउंड्स ने हिट किया, तो उसके ऊपर जो है वो प्राइमरी स्क्रीनिंग की एक्टिविटी, मतलब परसेंटेज में ये एक्टिविटी दी जाती है, ये एक्टिविटी स्टडी की जाती है। सो हीट्स आर देन रीटेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम। अब जो भी हमारे पास हीट मिले तो हमको क्या किया, हमने उसको आइसोलेट कर लिया, हमने उसको अलग न कर लिया। अब जो भी जो हीट नहीं हुए तो उसको हमने निकाल फेंक दिया, मतलब वो उसने क्या किया, हमने क्या किया, उसको एक कंपाउंड लाइब्रेरी में फिर से स्टोर कर दिया, ताकि वो आगे आने वाले कोई और टारगेट मॉलिक्यूल्स के लिए हमको काम में आ सके। सो द हीट आर देन रीटेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम। अब जो हीट मिले हमको, उसको हमको क्या करना है, उसमें से जो प्रॉपर हीट है, जो सबसे ज्यादा हीट हमको देता है, तो उसको उसका रीटेस्टिंग हमको कराना है। सो द रीटेस्ट आर यूजुअली रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द फर्स्ट एसे। सो इसीलिए इसको क्या किया हमने, प्राइमरी एसे या फिर प्राइमरी स्क्रीनिंग करके नाम दिया। ये हुआ प्राइमरी स्क्रीनिंग। सो if the compound exhibits the same activity within the statistically significant range, it is termed as a confirmed hit। अगर सेम स्टैटिस्टिकल रेंज में वेरियस सेम एक्टिविटी दिखाता है वेरियस स्टैटिस्टिकल रेंज में, तो क्या हो सकता है, वो कंफर्म हीट करके हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उसके बाद में उस हीट का हम डोज रिस्पॉन्स स्क्रीनिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये डोज रिस्पॉन्स स्क्रीन क्या होता है? सो डोज रिस्पॉन्स स्क्रीन या पोटेंसी। अब पोटेंसी मतलब क्या होती है, किसी चीज की ताकत। अब हम कोई ऐसा ड्रग इन्वेंट कर रहे हैं, समझो हम साइंटिस्ट है और हम साइंटिस्ट ने कोई ड्रग इन्वेंट कर लिया। एक जो है, चलो हमारे क्लास के दो साइंटिस्टों का नाम लेते हैं। एक हमारे पास गोपाल है और दूसरा कौन है हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन है दूसरा। सुहास है। सुहास। हाँ चलो चलो सुहास। हाँ चलो, एक गोपाल है और एक हमारे पास सुहास है। अब गोपाल और सुहास को क्या करना है, एक समझो हमारे पास नया डिसीज यहाँ पे इन्वेंट हुआ, नया डिसीज कोई हमारे अर्थ पे आ गया, तो समझो ये हमारे पास डिसीज एक्स है। तो इस डिसीज एक्स का इन्वेंशन, इस डिसीज के अगेंस्ट दोनों को ड्रग रेस करना है, गोपाल को भी करना है और सुहास को भी करना है। तो दोनों समझो अलग अलग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं।
अब गोपाल ने क्या किया, उस डिसीज के अगेंस्ट कोई ऐसा ड्रग निकाल लिया जो जिसका अमाउंट सिर्फ चाहिए हमको मिलीग्राम्स पर ml, ठीक है। और सुहास ने कोई ऐसा ड्रग इन्वेंट कर लिया जिसका अमाउंट चाहिए ग्राम्स पर ml, ठीक है। सो कौन सा ड्रग ज्यादा पोटेंशियल होगा इसमें से, गोपाल ने इन्वेंट किया हुआ या फिर सुहास ने इन्वेंट किया हुआ। सो उनकी एबिलिटी तो सेम है पर पोटेंशियल किसका ज्यादा है। सर ग्राम। ग्राम। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस ड्रग का पोटेंशियल, किस ड्रग की ताकत ज्यादा है। तो गोपाल ने क्या किया, मिलीग्राम्स पर ml में एक ड्रग इन्वेंट किया, तो उस मिलीग्राम्स पर ml समझो 1 मिलीग्राम पर 1 ml लगता है कोई डिसीज को किल करने के लिए या फिर किसी वायरस को किल करने के लिए। और सुहास ने क्या किया, ऐसा ड्रग इन्वेंट किया जिसको 1 ग्राम पर 1 ml लगता है। तो इसमें से किस ड्रग के पास ज्यादा पोटेंशियल होगा उस टारगेट को हिट करने के लिए। गोपाल और सुहास छोड़ के आंसर बताइए। मिलीग्राम। ओके, क्यों होगा ऐसा शुभम। सर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन उसका जो लगने का क्वांटिटी है कम ज्यादा है, ग्राम और मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो गोपाल ने ड्रग इन्वेंट किया था वो कितना लग रहा है, 1 मिलीग्राम पर 1 ml, मतलब वो कम अमाउंट में सेम रिस्पॉन्स दिखाता है। और जो सुहास ने ड्रग इन्वेंट किया वो 1 ग्राम पर ml दिखाता है, तो वो ज्यादा अमाउंट में सेम रिस्पॉन्स दिखाता है। मतलब पोटेंशियल ज्यादा किसकी होगी, जो ड्रग गोपाल ने इन्वेंट किया है। सो जोक साहब, जो जोक का पार्ट है यहाँ पे छोड़ दीजिए, गोपाल और सुहास का नाम, इसके बाद में किसी को चिढ़ाना नहीं क्लास में। सो initial potentials of the heats are either reported in milligrams per milliliter, so where the molecular weight of the compounds is not weighted। शुरुआत में क्या होता है, जो भी हमने कंपाउंड इन्वेंट किया उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वेट नहीं किया जाता, तो इतना टाइम साइंटिस्टों के पास नहीं रहता। जब वो कंफर्म हीट होगा उसके बाद में उसकी एक्टिविटी स्टडी की जाएगी, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट का कंसर्न किया जाता है। सो यहाँ पे जो है वो उनका एक्चुअल वेट जो है वो स्टडी शुरुआत में किया जाता है। सो देयर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड्स इज नॉट वेटेड और इन माइक्रोमोलार, so which takes into account the different molecular weights of the compound, so heats with the potencies in the nanomolar range are rare। so जो भी हीट है, जो भी कंपाउंड है वो नैनोमोलार में लगता है, उसकी होने की पॉसिबिलिटीज आर रेयर। तो इसीलिए क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, मिलीग्राम्स में उस ड्रग का जो है वो टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए, स्टडी करने के लिए वो यूज करते हैं। So establishing a dose response relationship is an important step in the heat verification। मतलब कितना पोटेंशियल है उस ड्रग का उस हीट को, टारगेट को हिट करने के लिए, इसका मतलब होता है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। सो it is typically involved so-called secondary screening। In the secondary screening, a range of compound concentrations are usually prepared by serial dilution is tested in an assay to assess the concentration of dose dependent and the assay readout। मतलब कितने concentration में कितनी ज्यादा एक्टिविटी दिखाएगा, इसी का स्टडी करना होता है। मतलब पोटेंशियल और डोज रिस्पॉन्स, उस डोज का कितना रिस्पॉन्स है, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ नीडेड or power of doing work in a certain condition or in a certain concentration is called as drug potency। Then typically the dose response is expressed in an IC50। so IC50 क्या होता है, IC50 जो है वो प्रोटीन एंजाइम इंटरैक्शन के लिए, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन के लिए जो है वो IC50 का यूज करते हैं। सेल बेस्ड असे के लिए EC50 इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो IC50 क्या होता है, IC50, IC का मतलब होता है इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। सो IC50 इज अ हाफ मैक्सिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। अल्टीमेटली कितना इनिबिशन रिस्पॉन्स है,
अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में ये ध्यान में रख सकते हो कि उस ड्रग का उस टारगेट के ऊपर कितना इनिबिशन का रिस्पॉन्स है। सो EC50 concentration of drug that gives half maximal response। अब E का मतलब मैंने सर्च किया पर मुझे मिला नहीं, तो आप फिर से सर्च कर सकते हैं। सो EC50 का मतलब अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट गिव्स हाफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मैक्सिमम रिस्पॉन्स होने के लिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स होने के लिए। तो हम ये जो वैल्यू है ये क्यों हमने हाफ हाफ में लिया, why we have taken this value in the half of। तो आप ये बताइए मुझे, एंजाइम में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाफ ऑफ Vmax इज इक्वल टू, हाफ ऑफ Vmax क्या होता है? कोई ऐसे ग्राफ पढ़ा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ Vmax होगा। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, कोई पढ़ा होगा? किसी ने नहीं पढ़ा तो हाफ ऑफ मैक्स, चलो पढ़ लेना बाद में जाके एंजाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में। किसी ने नहीं पढ़ा सच में कि मजाक कर रहे हो मेरे से? आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। किसी ने नहीं पढ़ा सच में हाफ ऑफ Vmax क्या होता है? ओह माय गॉड, पढ़ा है सर। हाँ किसी ने तो भी पढ़ा है, कितना ने पढ़ा है? प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में था सर ये। यस यस यस, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में था। हाफ ऑफ Vmax क्या होता है? माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, जो कि एंजाइम और सब्सट्रेट की एफिनिटी शो करता है। सो हाफ ऑफ Vmax Yes. हमने क्यों लिया? क्योंकि हम जो भी हाफ ऑफ Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम को अचीव करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस का ये एक बैलेंस होना जरूरी होता है। तो इसीलिए सेलुलर लेवल पे भी मैक्सिमम इनिबिटरी एक्टिविटी अचीव करने के लिए सब कंडीशंस जो है वो ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी स्टडी करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हाफ ऑफ मैक्सिमम इनिबिशन एक्टिविटी, हाफ ऑफ मैक्सिमम रिस्पॉन्स ये स्टडी किया जाता है। सो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कोई डोज रिस्पॉन्स कर हर एक ड्रग के लिए बनाई जाती है, मतलब कितने डोज में कितना रिस्पॉन्स वो ड्रग देगा। सो दिस इज द डोज रिस्पॉन्स कर्व। सो डोज रिस्पॉन्स में एक्स एक्सिस पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डोज कितना है, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे ड्रग का इफेक्ट, ड्रग इफेक्ट। तो ये सब स्टडी किया जाता है डोज रिस्पॉन्स में। सो उसके बाद हम स्टडी करते हैं काउंटर स्क्रीन एंड सिलेक्टिविटी। सो कोई मुझे बताएगा काउंटर स्क्रीन का मतलब क्या होता है? काउंटर स्क्रीन एंड सिलेक्टिविटी स्क्रीनिंग में देखने वाले हैं हम अगला पॉइंट। चलो बताओ फटाफट। सो गए सब लोग? सो काउंटर स्क्रीन का मतलब क्या होता है, पता नहीं किसी को? काउंटर पे लगी हाँ हुई सर, हाँ जो हम जो पहला ड्रग हम इन्वेंट करेंगे उसके पैरेलल अगर टेस्टिंग होगा किसी ड्रग का तो हम उसे काउंटर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके गोपाल, वेरी गुड। सो काउंटर स्क्रीन का मतलब होता है पैरेलल स्क्रीनिंग। सो ऐसा नहीं बोलना बेटा काउंटर पे लगी हुई स्क्रीन मतलब काउंटर स्क्रीन, है ना? ऐसा भी होता है, मिलती है काउंटर स्क्रीन, वो अलग है और ये वाली काउंटर स्क्रीनिंग अलग है। सो काउंटर स्क्रीनिंग पे क्या करते हैं, जो हम प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं, समझो एक जगह पे हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग किया और कोई हमको कंपाउंड जिसके पास हम हमारे टारगेट हीटिंग प्रॉपर्टी वहां पे थी, तो ये कंपाउंड ऐसा हमने इन्वेंट कर लिया।
तो हमको क्या करना है, उसी कंपाउंड को एक सेकेंडरी स्क्रीन करना है या एक काउंटर स्क्रीनिंग करना है। मतलब जो काउंटर स्क्रीनिंग की प्रोसेस रहती है वो सब पैरेलल में चलती रहती है। सो काउंटर स्क्रीनिंग इज अल्टीमेटली अ सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, समझो, एक बात को समझो कि समझो एक हमारा टारगेट है, यहाँ पे समझो हमारे एक जीपीसीआर है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जीपीसीआर, और उसके अगेंस्ट हमको कोई ड्रग रेज करना है। टारगेट हमने क्या किया, टारगेट के ऊपर हमने कंपाउंड हमारा जो भी ड्रग रेज कर दिया। क्या जीपीसीआर के एक ही टाइप होता है? क्या जीपीसीआर एक टाइप का होता है सिर्फ? ऐसे होता है कि जीपीसीआर एक ही टाइप का हो? कौन से टाइप होते हैं जीपीसीआर के? अभी ये तो बताओ। ओके, क्या जीपीसीआर के एक ही टाइप हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं, एक रिसेप्टर्स के या एक टारगेट के वेरियस होमोलॉगस टाइप हो सकते हैं, या एक प्रोटीन काइनेस के या फिर एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स के वेरियस होमोलॉगस, मतलब उसके जैसे दिखने वाले, उसके जैसे समवट दिखने वाले, सिमिलरिटीज होने वाले कोई वेरियस टारगेट्स हो सकते हैं, सेल लेवल पे हो सकते हैं या नहीं? ये तो बात मानते हो आप, यस और नो? यस सर। या फिर सेम रिसेप्टर फैमिली के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो इस कंपाउंड को हमको उसी के लिए स्क्रीन करना है ताकि ये हमारा डिजायर्ड टारगेट छोड़ के किसी और टारगेट को हिट ना कर सके। तो इसीलिए हमको यहाँ पे करना है काउंटर स्क्रीनिंग। सो काउंटर स्क्रीनिंग अल्टीमेटली इन्वॉल्व द assay designed to confirm that small or biological target does not small or biological compound does not inhibit the potential collaboration टारगेट। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि जो भी पोटेंशियली कोलैबोरेटेड टारगेट है उस पे जाके हमारा ड्रग हिट ना करे। सो काउंटर स्क्रीन प्रोफाइल्स आर द एक्शन दैट कंफर्म हीट और डिफाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोलॉजिकल टारगेट। मतलब बायोलॉजिकल टारगेट उसके एसोसिएटेड रहने वाले जो भी हमारा कंपाउंड हिट करने वाला है, जो भी क्या उसको हिट करता है या नहीं उसका स्टडी करना, मतलब काउंटर स्क्रीन करना। So confirm heat process to the series of counter screen that assay usually include drug target of same protein. So यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कोई ड्रग टारगेट के एक जैसे दिखने वाले सेम प्रोटीन हो सकते हैं, कोई सेम रिसेप्टर फैमिली के रिसेप्टर हो सकते हैं, कोई पैनल्स ऑफ जीपीसीआर हो सकता है, या फिर कोई प्रोटीन काइनेज हो सकते हैं। प्रोटीन्स में होमोलॉजी होती है, प्रोटीन्स होमोलॉगस हो सकते हैं। इसी तरीके से टारगेट क्या हो सकता है, उसके सेम होमोलॉगस प्रोटीन्स को हमारा कंपाउंड हिट कर सकता है। तो इसीलिए हमने ये ना हो, इसीलिए हमने किया है काउंटर स्क्रीनिंग। सो सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स द ड्रग टारगेट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ सो कॉल्ड ऑफ टारगेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा साइड इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट प्रोफाइल यहाँ पे बन सकती है। सो in case of where selectivity between subtypes is important, counter screen might include panel of homologous enzymes, different protein complexes और हेटेरो ओलिगोमर्स। तो यहाँ पे ये सब स्टडी की जाती है। सो उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So one of the goal throughout the discovery of the novel drug is to establish the confirmed mechanism of action. उसके बाद क्या हमको ये जरूरी नहीं है ड्रग इन्वेंट करने के बाद वो कैसे बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में कैसे जाएगा, उसके टारगेट सेल पे, टारगेट टिश्यू पे कैसे जाके वो अटैक करेगा। तो इन सब का स्टडी करना होता है हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल में लीड ऑप्टिमाइजेशन में भी स्टडी किया जाता है। एनिमल मॉडल पे जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब वो डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल लेते हैं, हम ड्रग इन्वेंट कर रहे हैं।
समझो हमने कोई ड्रग एक्स इन्वेंट कर लिया और हमारा टारगेट है वाई, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, शुरुआत में हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में या फिर प्राइमरी स्क्रीनिंग में, जिसी को हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग बोला, वहां पे टारगेट के ऊपर हिट किया ड्रग को या फिर हमारे किसी मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रोटीन काइनेज टारगेट था और वहां पे क्या हुआ, उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसी का हमको करना है सेल लेवल पे एनालिसिस। सो हमने यहाँ पे किया सेल बेस्ड एसे। सेल बेस्ड एसे करने के बाद सेल के ऊपर इस ड्रग का हिट किया, इसने किसी टारगेट के ऊपर बाइंड किया और यहाँ पे उस टारगेट को फॉस्फोराइलेट किया। तो उसके बाद में इसका एनालिसिस किया, कैसे किया हमने, ये सेल को लाइस किया, ये सेल को लाइस करने के बाद टारगेट को किसी क्रोमेटोग्राफी या फिर किसी सेपरेशन टेक्निक से सेपरेट कर लिया और उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया कि हाँ भाई ये फॉस्फोराइलेट हुआ हमारा। सो इसका मतलब यहाँ पे ड्रग का रिस्पॉन्स हुआ, यहाँ पे ड्रग का रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद में हमने इसी ड्रग को हमारे डिसीज मॉडल में स्टडी किया, मतलब हमारे माउस में समझो स्टडी किया। तो माउस में उसी टारगेट को हमने डाल दिया, कंपाउंड का हमने डाल दिया और यहाँ पे भी सेम इफेक्ट हुआ। उस टारगेट ने उस कंपाउंड ने उस टारगेट को फॉस्फोराइलेट कर दिया। सेम तीनों जगह पे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो तीनों जगह पे उसने क्या किया, सेम इफेक्ट दिया। तो अभी इसी सेम ड्रग को हमको हमारे पेशेंट के ऊपर स्टडी करना है। तो पेशेंट के ऊपर जाने के बाद समझो उसने सेम रिस्पॉन्स दिया या फिर हो सकता है वो कोई डिफरेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे दे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हर जगह पे अलग अलग है। सो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं, सेम रिस्पॉन्स देने के बाद हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। डिफरेंट रिस्पॉन्स अगर उसने कुछ दिया, कुछ अलग रिस्पॉन्स दिया, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। तो हमको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश करना है या नहीं ड्रग इन्वेंट करते समय। यस सर। सो हमको क्या करना है, जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हर एक कंडीशन में सेम रहना चाहिए। मतलब उस ड्रग ने किसी भी कंडीशन में जाके उस टारगेट के ऊपर हिट करना है, कंपाउंड ने टारगेट के ऊपर हिट करना है, टारगेट के ऊपर हिट करने के बाद उसने जो भी रिस्पॉन्सेस हर एक कंडीशन में दिखाई थी, सेम रिस्पॉन्सेस पेशेंट के बॉडी में जाके दिखाना जरूरी है। तभी जाके हमारा ड्रग जो है वो पोटेंशियल ड्रग बनेगा। हमारा ड्रग जो है वो हम उसके ऊपर उसको कुछ ड्रग एबिलिटी आएगी, मतलब स्पेसिफिक डिसीज को कम करने के लिए उसके ऊपर कुछ एबिलिटी आएगी। तो इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का स्टडी करना। सो हमको हर एक कंडीशन में सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग का पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद में हम कल डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज लीड ऑप्टिमाइजेशन। जो भी हमने कंपाउंड इन्वेंट किया है, क्या उसको हम और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलो आप अपने वेबकैम ऑन करो, देखने दो मुझे कौन कौन प्रेजेंट है। जिसने वेबकैम ऑफ रख दिया समझो वो लेक्चर से भाग गया। चलो, श्रद्धा भाग गई शायद, है संपदा है, यश भी है, ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्या भी है, सब लोग है। थैंक यू प्रेजेंट रहने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल शायद लेक्चर होगा या नहीं वो मैं गोपाल को मैसेज करके बता दूंगा, वो आपको सब नोटिस फॉरवर्ड कर देगा। कि अभी 2 दिनों का टॉपिक रह गया है हमारा, लीड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद में डेवलपमेंट और उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब लीड ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है हमको, जो भी हमारा कंपाउंड है उसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि बॉडी में अच्छी तरीके से जाके वो
ऑब्जर्व हो सके। उसके बाद में ड्रग का डेवलपमेंट करना है, उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वेरियस लॉज यहाँ पे आते हैं, उनका हमको स्टडी करना है। उसके बाद में ड्रग का डेवलपमेंट होने के बाद हम ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी ड्रग तैयार हो जाएंगी और उसके बाद में आप एग्जाम में लिखने के लिए आप भी तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।